नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जिंदगी की तपिश को सहन करना सीखें। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिएगा जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छां में होती है। तो आप धूप में तपें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अपना टॉपिक पाचन तंत्र चल रहा था, यही चल रहा है। हो गया था क्या? चालू है। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, ये लो भैया। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, क्या कर रहे हो गौरव? हाँ, इसके दो पार्ट थे। एक तो थे अंग, एक तो क्या था? अंग था, और दूसरा क्या था? दूसरा था ग्रंथियां। ये वाला पार्ट था। और एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है ये आप सबको मालूम है, बताया था मैंने। आगे के सारे मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है, जरा बताना। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। ये क्या है फिर? ये आमाशय है, आमाशय। और प्री आर्मी एग्जाम में यहां से सवाल पूछा, आमाशय में कौन सा एसिड होता है? HCl। ये सवाल पूछा गया है। हाँ, जठरस का भी पूछा है, जठरस का पीएच मान कितना होता है। और ये क्या है? ये वाला लीवर है। ये वाला क्या है? लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ये ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर के ठीक नीचे आपको पेड़ के पत्ती जैसी एक संरचना नजर आती है आमाशय के नीचे। इसको क्या कहते हैं रे? ये अग्नाशय। पैनक्रिया आ जाइए, अग्नाशय। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भोजन सबसे ज्यादा कहां ठहरता है? भोजन किस भाग में भोजन सर्वाधिक ठहरता है? तो ये आमाशय जो आपको दिख रहा है, ये आमाशय वाला पार्ट, इसमें भोजन सबसे ज्यादा ठहरता है। और लगभग 4 से 5 घंटे ठहरता है। कितना? 4 से 5 घंटे। 4 से लेकर 5 घंटे यहां तक भोजन ठहरता है। भोजन यहां लगभग कितने घंटे ठहरता है? तो 4 से 5 घंटे ठहरता है। ये सामान्य सी एक स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। इसके अलावा यहां आप देखते हैं तो ये आपकी ग्रास नली है, और ग्रास नली में भोजन नीचे की ओर आता है। ग्रास नली में, अच्छा, ये भोजन नीचे की ओर आमाशय में कौन लेके आता है? क्रमांकुंचन गति। हाँ, ग्रसनी इसके ऊपर, ठीक ऊपर ग्रसनी है, जो दोनों का पार्ट है। श्वास नली का भी है और आपके पाचन नली का भी है। और इस ग्रसनी के ठीक ऊपर एक ढक्कनुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, एपिग्लोटिस क्या होता है? अब एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये सबको पता चल गया ना? इसका क्या काम है? ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। पता है या नहीं है? ऐसा अंग जो पाचन का भी पार्ट है और श्वसन का भी पार्ट है, उसको बोला जाता है ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ओइसोफेगस, ग्रसनी। ठीक है। पिछले आर्मी के पेपर में एल्वियोलाई पूछा गया था कि एल्वियोलाई का संबंध कहां से? एल्वियोलाई, ये सवाल आया था। आंसर करके बताना है कि किसका पार्ट है। ये प्रश्न पिछले आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था, एल्वियोलाई का संबंध किससे होता है? ये सीधा सा प्रश्न, कौन बताना चाहेगा? क्या हरियाणा, क्या आंसर है इसका? पुनः रिपीट होता है। मान लीजिए ये प्रश्न वापस आता है एग्जाम में कि एल्वियोलाई का संबंध किससे है, फिर आप क्या आंसर करोगे? और एग्जाम में पूछा भी था, पिछले पेपर में आया है ये सवाल। किसका पार्ट है ये? ये श्वसन तंत्र का पार्ट है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। किसका है? श्वसन तंत्र का पार्ट है। इसके ठीक ऊपर एडेम्स एप्पल होता है। आप सबको मालूम है ना एडेम्स एप्पल क्या होता है? एडेम्स एप्पल, अरे क्या हुआ? एडेम्स एप्पल है ये।
जानते हो क्या एडम्स एप्पल क्या होता है या नहीं जानते? हाँ, क्या होता है? एडम्स एप्पल, जहां से साउंड निकलती है ये वाला पार्ट, हाँ यही एडम्स एप्पल होता है ना। अब इसको बाहर से आप बनाना चाहे कितना भी सुंदर बना लो, लेकिन अंदर वाला हिस्सा आपको पता होना चाहिए कौन सा क्या पार्ट कहता है, ठीक है? तो अग्नाशय है ये छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, जिसे हम क्षुद्रांत्र कहते हैं? 6.5 मीटर। और ये आपका बड़ी आंत है जिसको हम वृदांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृदांत्र। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट है, डोड्यूनम, जेजुनम और इलियम। और ये सिकम, कॉलम और रेक्टम, इसके 3 पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट है। लेकिन सवाल यहां से बनता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसके अलावा ये आपका रेक्टम, मलाशय है, और एक परिशेषिका, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, ये परिशेषिका है। क्या है? परिशेषिका। परिशेषिका जानते हो क्या आप? अपेंडिक्स। यदि ये लंबाई में बढ़ जाए तो आपको दर्द करने लगती है, फिर क्या करते हैं डॉक्टर? इसको यहां से काट के बाहर फेंक देता है। तो ये मानव शरीर में एक ऐसा पार्ट है परिशेषिका जिसका कोई भी काम नहीं होता, यानी ये अवशेषी अंग है। तो प्रश्न एग्जाम में यदि बना मानव शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कौन कौन से हैं, आप नोट करें। अवशेषी अंग कौन कौन से, बताना जरा, अवशेषी अंग कौन कौन से बताओ। सवाल यदि आपसे पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी में अवशेषी अंग कौन सा है जिसका कोई भी काम नहीं है? अरे अंग, पसीना अंग है क्या? पसीना तो एक इस तरह पदार्थ है, वो तो अंग थोड़ी है। तंसुक, शरीर के ऐसे अंग ह्यूमन बॉडी में जिनका कोई भी काम नहीं है उसे अवशेषी अंग बोलते हैं। अवशेषी अंग वे होते हैं जिनका कोई कार्य नहीं होता। मैं नीचे लिख देता हूं, जिनका कोई भी काम नहीं होता, जिनका कोई कार्य नहीं होता। लो, तो बताओ अवशेषी अंग कौन से रहने वाले? ऐसे अंग है जिनका शरीर में कोई काम नहीं है, उसको अवशेषी अंग कहा जाता है। वो कौन कौन से? ये आपको आंसर करके बताना है। झुंझुनू कहां है? झुंझुनू कहां बैठा है? आप झुंझुनू के ही हो ना? अरे बताओ भैया, ऐसे अंग जिनका शरीर में कोई काम नहीं है वो कौन से हैं? एक तो अपेंडिक्स हो गया, ये तो मैंने बोला है, आप बताओ अपनी तरफ से। अवशेषी अंग एक तो अपेंडिक्स होता है, बिल्कुल सही है। अपेंडिक्स को हम कहते हैं परिशेषिका। क्या कहते हैं? परिशेषिका। अरे क्या कहा जाता है इसे? परिशेषिका कहते हैं। एक तो परिशेषिका, अपेंडिक्स बढ़ जाए नली तो दर्द करेगा, पेट में दर्द होता है, डॉक्टर इसको काट के बाहर निकाल देता है, ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं। तो इसका कोई काम नहीं होता, इसका कोई भी काम नहीं है, इसलिए इसको अवशेषी अंगों की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा बताना, आंख का निमेशक पटल। जी बिल्कुल सही है, आंख का निमेशक पटल, आप नोट कर लेना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। निमेशक पटल ये सेकंड पार्ट है, इसका भी शरीर में कोई कार्य नहीं होता। आंख में, आंख में एक झिल्ली होती है, परत होती है, पटल जिसको कहते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो ये भी क्या है? ये भी अवशेषी अंग है। और बताओ, और कौन सा है महेंद्र? और कौन से है महेंद्र? और एक और लिखवा देता हूं, एक आप और नोट कर लें, वो रहेगा अकल दाढ़। क्या है? अकल दाढ़। जानते हो क्या अकल दाढ़ क्या है? हाँ, जब लगभग उम्र आपकी 28 साल हो जाती है तब ये हाँ निकलती है, उसको बोला जाता है अकल दाढ़। तो इसका भी कोई काम नहीं है। तो अवशेषी अंग यदि पूछा जाए तो परिशेषिका रहेगा, आंख का निमेशक पटल रहेगा, और एक रहने वाला है अकल दाढ़। समझ में आ गया? अवशेषी अंग क्या है? अवशेषी अंग वे है जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता। और काम नहीं वाले कौन कौन से हैं? एक तो अपेंडिक्स है, इसके अलावा क्या है? आंख का निमेशक पटल है, और एक क्या रहेगा? अकल दाढ़ रहेगा। तो ये तीनों बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के अंग हमने कल पढ़े, जाने थे अंग कौन कौन से? मुख था,
और मुख में अलग अलग दांत पढ़े आपने, आई सी पी एम और एम पढ़े थे ना, याद है। दंत सूत्र आपने जाना, अंगों में दांत पढ़े और दांत में अंग, दंत सूत्र। दांत का सूत्र क्या था? 21 23 बटे 21 23 और गुणा 2। अब इसमें आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, ये कल की क्लास में आपने जान लिया था, ठीक है। अच्छा, चीरने और फाड़ने का कार्य किस दांत का होता है? किसका होता है? रदनक का होता है जी, बिल्कुल। काटने का कार्य कौन करता है? दांतों की कुल संख्या कितनी है? 32 है। ऊपरी जबड़े में कितनी है और नीचे वाले जबड़े में? जी आप बना सकते हैं इसको, ये ऊपरी जबड़ा है तो मल्टीपल करके आप यहां से आंसर निकाल लेना। तो इसका तो कल काम हो चुका था अंगों में, मुख का। मुख के बाद में आपने जाना ग्रसनी। ग्रसनी वो भाग है, ग्रसनी कॉमन पार्ट है। क्या है? कॉमन पार्ट ग्रसनी। ये पाचन तंत्र का भी भाग है और श्वसन तंत्र का भी भाग है। यदि सवाल पूछा जाए इनमें से कौन सा अंग है जो श्वसन और पाचन के बीच में एक स्विच का कार्य करता है, तो ग्रसनी है। ये कॉमन पार्ट रहेगा, यानी ये पाचन में भी आएगा, आपके आहार वाले भाग में भी आएगा, आहार नली और दूसरा श्वास नली। श्वास नली, इन दोनों के बीच में स्विच का कार्य करती है ये स्विच। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रसनी आहार नली का पार्ट है, इसका मतलब पाचन तंत्र का भाग है, और ग्रसनी श्वास नली का भाग है, इसका मतलब ये श्वसन तंत्र का भी भाग है। तो ग्रसनी में यही बात ध्यान में रखनी है कि ये कॉमन पार्ट है जो पाचन और श्वसन तंत्र दोनों में पाई जाती है। इससे ज्यादा इससे कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो ग्रसनी में आप यही बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी कल की क्लास में आपने पढ़ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रसनी के बाद में ग्रास नली। ग्रास नली में क्या आएगा? ये तो भोजन की नली है और ग्रास नली में भोजन आएगा नीचे, और नीचे कहां जाएगा? आमाशय में। कहां जाएगा? आमाशय में। ये रहा, ये ग्रास नली है। देखो ये रहा ग्रास नली, कहां गई भैया ग्रास नली? ये ग्रसनी के ठीक नीचे ग्रास नली है, ये वाली लंबी वाली। इसकी लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? इसमें से ये भोजन आ रहा है, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रास नली से भोजन आमाशय में किसके द्वारा पहुंचता है। तो यहीं से ये सवाल बनता है, ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वो पहुंचता है आपके क्रमांकुंचन गति। किस गति के द्वारा? क्रमांकुंचन गति। ओके, तो यहां तक की बातें कल की क्लास में समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट है आमाशय। ये इंपॉर्टेंट भाग है आमाशय। आमाशय की बात करें तो अंग्रेजी के जे अक्षर के समान ये नजर आता है। शरीर में ऐसा अंग जो जिसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान दिखाई देता है तो आमाशय होगा। और आमाशय को हम बेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी स्ट्रक्चर थैलेनुमा दिखती है तो इसको बोलते हैं बेग। थैलेनुमा संरचना होती है इसकी। तो प्रश्न तो कैसे भी आ सकता है, हालांकि पूछा हुआ नहीं है, फिर भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आमाशय में एसिड होता है, वो HCl है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्या अजय? आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। और HCl को किस नाम से जानते हैं? अब आधे बच्चों का आंसर गलत आएगा। यदि आपसे सवाल किया जाता है कि नमक का अम्ल कौन सा है, तो क्या आंसर होगा? नमक का अम्ल कौन सा है? HCl है। अब तो मुंह पे याद होने लगी सारी बातें। आमाशय में HCl एसिड पाया जाता है जिसको हम नमक का अम्ल कहते हैं। और पिछले अग्निवीर के पेपर में आया था नमक, नमक का फॉर्मूला, नमक का सूत्र। कौन सा नमक? ये साधारण नमक। और ये पिछले अग्निवीर के पेपर का प्रश्न है। अब इतना भी आसान आता है, NaCl था। अब कईयों ने क्या कर दिया? कईयों ने कर दिया ये जिनकी लंका लग गई, HCl। अब यहां कंफ्यूजन है, ये तो साधारण नमक है लेकिन ये नमक का अम्ल है, ये ध्यान रखना। ये नमक का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहां पाया जाता है? आमाशय में। तो पहला प्रश्न आपके तैयार हुआ, आमाशय में कौन सा एसिड होगा? तो HCl होगा। दूसरा सवाल, ये HCl अम्ल कौन सी कोशिकाएं स्त्रावित करती है? तो कोशिका का यदि आपसे नाम पूछा जाए तो ऑक्सेंटिक।
ऑक्सेंटिक कोशिका स्त्रावित करती है। क्यों? हाँ, पूरा क्यों आप लिख रहे हैं आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, क्यों लिख रहे हैं? याद रखिए आमाशय में HCl अम्ल है और स्त्रावित करने वाली कोशिका कौन सी है? ऑक्सेंटिक है। बस काम खत्म। ठीक है। भोजन सबसे ज्यादा कहां ठहरता है ये नोट कर लें। भोजन सर्वाधिक ठहरता है यहां। भोजन है सर्वाधिक ठहरता है जी कितने घंटे? लगभग 4 से 5 घंटे यहां भोजन ठहरता है। हाँ, भोजन सबसे अधिक कहां ठहरता है? तो आमाशय में ठहरता है। कई बार ऐसा होता है कि आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आमाशय उसको सहन नहीं कर पाता। पता है क्या आपको? ये देखो भैया, ये रहा। कई बार आपने ज्यादा खाना खाया, ये आमाशय है, इसमें भर गए पूरा का पूरा भोजन, इसको सहन नहीं कर पा रहा है। तो सहन नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति में पाइलोरिक को समझ में नहीं आएगा तो क्या करें? पाइलोरिक को भी समझ में नहीं आता। अच्छा, पाइलोरिक क्या है? आमाशय का भाग है। आमाशय के कितने भाग है? 3 है। नेक्स्ट लिखना, आमाशय के 3 भाग है। आमाशय के कितने भाग है? 3 भाग है। कौन कौन से हैं? हाँ, कार्डियक है, दूसरा फंडिक है और तीसरा क्या है? पाइलोरिक है। अब इस स्थिति में इसको समझ में नहीं आता पाइलोरिक। अब पाइलोरिक का मतलब ये हुआ कि ये भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। लेकिन इतना आपकी एग्जाम में नहीं बनता प्रश्न। आपके एग्जाम में सवाल सीधा आ सकता है, कार्डियक किसका भाग है? आमाशय का। फंडिक पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक पाइलोरिक आमाशय के 3 भाग होता है। ठीक है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमाशय में गैस्ट्रिक जूस बनता है, कौन सा? जठर रस। ये नोट कर लेना, और ये अग्निवीर के प्रश्न पेपर में पूछा गया था। अग्निवीर की एग्जाम में ये सवाल बना था, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? महेंद्र, कितना होता है जठर रस का पीएच मान? पीएच वैल्यू आपने पढ़ी ना, केमिस्ट्री में पढ़ा दी सारी। 1.2 से 2.2 के बीच में होता है। ये याद कर लेना, इसका पीएच मान है ये। और ये पिछले अग्निवीर के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। अरे सवाल यहीं से बनते हैं, लेकिन आपको कठिन लगने लगता है वो। कोई दिक्कत है यहां तक? ये तो कल की क्लास में भी बातें हुई थी। आमाशय के बाद में छोटी आंत है, कौन सी है? छोटी आंत। छोटी आंत लो। अब छोटी आंत में क्या सवाल बनेंगे? छोटी आंत। छोटी आंत को किस नाम से जानते हैं? क्षुद्रांत्र कहते हैं। हाँ, वहां ढूंढते फिरोगे ये छोटी आंत कहां है? यही है छोटी आंत, क्षुद्रांत्र। लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर। लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर। आप शॉर्ट में लिख लें ताकि ज्यादा आसान हो। छोटी आंत की लंबाई यदि आपसे पूछा जाए तो 6.5 मीटर होगी जी। औसत लंबाई 7। और सबसे ज्यादा लंबाई कौन से जीव की होती है? जिराफ की। सबसे लंबी आहार नली किसकी होती है? जिराफ की। लिखना चाहिए था, आप लोग नोट कर लेना। सबसे लंबी आहार नली, सबसे लंबी आहार नली, और वो किसकी है? जिराफ की है। किसकी है जी? जिराफ की। जिराफ पर प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था? रे, जिराफ की गर्दन लंबी होगी, ये बात किसने बोली थी? तनसुक का आंसर आया, लेमार्क। देखो होशियार हो गया तनसुक। सबसे लंबी आहार नली किसकी है? जिराफ की है। मनुष्य की आहार नली की लंबाई पूछा जाए, औसत लंबाई, तो 7 मीटर। औसत लंबाई किसकी बात कर रहे हैं हम? आहार नली की। आहार नली की यदि आपसे औसत लंबाई पूछी जाए तो आंसर होगा 7 से 8 मीटर। मीटर है, ये भी ध्यान रखना। 7 मीटर होती है औसत लंबाई आहार नली की। ठीक है। मांसाहारी जीव जो होते हैं उनकी ये छोटी आंत छोटी होती है। कारण क्या है उसका? जैसे आपकी मांसाहारी, जैसे बाघ है, मतलब शेर है,
जो ये मांसाहारी जंतु होते हैं उनकी क्षुद्रांत्र छोटी होती है, ऐसा क्यों? मांसाहारी जीव होते हैं उनकी ये छोटी आंत भोजन को पचाने वाली सबसे ज्यादा, उनकी ये आहार नली, ये पाचन नली, ये जो छोटी आंत है ये छोटी क्यों होती है? क्या तनसुख? नोट करना, दीर्घरोम। हाँ, जो इंपोर्टेंट बातें हैं वो आपको माइंड में हमेशा रखनी चाहिए। दीर्घरोम सवाल पूछा गया है, दीर्घरोम कहां पाया जाता है? तो दीर्घरोम आपके छोटी आंत पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? छोटी आंत पर। और एक सवाल अलग से नोट करना, एक सवाल ये भी पूछा गया एग्जाम में, सवाल पूछा गया कुफर कोशिकाएं कहां होती है? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती है? कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा लीवर। क्या होगा? यकृत। और यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? और वो प्रश्न जो आर्मी के पेपर में पूछा गया, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क। पेपर में आसान सवाल आते हैं, आप गलत कर देते हैं ना, आसान सवाल को ही गलत करते हैं सबसे ज्यादा। दीर्घरोम कहां पाया जाता है? इसकी संरचना कैसी होती है? अंगुली जैसी। नोट कर लें, अंगुली जैसी संरचना होती है। अंगुली जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी छोटी आंत में। छोटी आंत में अंगुली जैसी संरचना आपको नजर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम दीर्घरोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। ये छोटी आंत जो नजर आ रही है, यहां अंगुली समान स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, इसको बोला जाता है दीर्घरोम। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। और इसका काम क्या है? दीर्घरोम का काम क्या होता है? कोई बताना चाहेगा क्या आप में से? दीर्घरोम का काम क्या है? जो खाना आप खाते हैं, जिसका पाचन हो जाता है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाना। जो खाना आपने खाया, जिसका पाचन हुआ, उसको फैलाना, उसका सतही क्षेत्रफल फैला देना, ये काम किसका है? ये दीर्घरोम का है। अच्छा, इसकी संरचना कैसी नजर आएगी? अंगुली जैसी। कार्य भी नोट कर लेना, दीर्घरोम का काम क्या है? पचित भोजन का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। नोट करें इस बात को, पचित भोजन का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अब इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। हाँ, कई ऐसे बोलेंगे इसमें ट्रिक लगाओ, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। ट्रिक जहां लगेगी वहां सारी मैं आपको बता दूंगा ना। पचित भोजन का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना किसका काम है? दीर्घरोम। कहां पाया जाता है? छोटी आंत में, क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट बातें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में जो बार बार पूछा जाता है वो यही होता है कि छोटी आंत का कार्य क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसका भैया? छोटी आंत का। इसका काम बताओ, क्या काम है? क्या काम है? भोजन का सर्वाधिक पाचन। देखो, प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। भोजन का सर्वाधिक पाचन पूछा जाए, छोटी आंत। भोजन सबसे ज्यादा ठहरता कहां है? आमाशय में। तो ये सवाल आपको आने चाहिए। याद रखिएगा, छोटी आंत का कार्य होता है भोजन का सर्वाधिक पाचन करना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन का सर्वाधिक पाचन। ऐसे तो आप पाचन तंत्र को लेके बैठेंगे तो मैं 10 से 15 पेज आपको लिखवाऊंगा, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्या प्रश्न आएंगे वो आपके लिए जरूरी है। भोजन का सर्वाधिक पाचन क्या होता है, कहां होता है? तो आपको याद रखना है, छोटी आंत में होता है। इसके कितने भाग है? 3। केवल भागों के नाम याद रखने हैं, बस केवल भागों के नाम याद करने हैं। छोटी आंत के 3 भाग है। कौन कौन से हैं? डोड्यूनम है। कौन कौन से हैं? डोड्यूनम, जेजुनम। याद रहेंगे नाम? अरे याद हो जाएंगे क्या? और इलियम। और नहीं भी है ना तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि पेपर में प्रश्नों को थोड़ा डीप ले जाते हैं, गहराई से पूछते हैं, फिर आपके दिक्कत आती है। ठीक है, डोड्यूनम, जेजुनम और इलियम ये किसके पार्ट है? तो ये छोटी आंत के भाग है।
नेक्स्ट बड़ी आंत। तो छोटी आंत में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम है, दीर्घरोम है, लंबाई है, ऐसे प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अब बच गए आपके बड़ी आंत, और ये अभी हाल ही में राजस्थान की एग्जाम लगा है। कौन सा लगा है अभी? जेल प्रेरी के पेपर में यहां से प्रश्न पूछा गया था। और उससे पहले एलडीसी का एग्जाम लगा, लगभग 50 प्रश्न आए थे। तो उसमें अपनी क्लासों से लगभग 40 से ज्यादा सवाल सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए। जेनेटिक्स वाले टॉपिक्स में से अभी पशु परिचर का पेपर हुआ, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन थे, लगा था ना पशु परिचर का। तो आसान प्रश्न है। बड़ी आंत, वृदांत्र। अरे वृदांत्र, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? 1.5 मीटर। इसका मतलब तो ये हुआ कि छोटी आंत से क्या है, छोटी है। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर, इसकी लंबाई 1.5 मीटर, तो ये तो छोटी है, नाम बड़ा है। काम क्या है, बस इतनी बात याद कर लेना। काम क्या है इसका? कार्य क्या होता है? जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। ये बात जरूर ध्यान रखें। और अभी जो जेल प्रेरी का एग्जाम लगा है उसमें यही सवाल आया था, ये वाला, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण कौन करता है? तो बड़ी आंत करती है। इसके भी 3 भाग है। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है। कितने हैं? 3। कौन कौन से है पता है क्या? पहला है सिकम। कौन सा है? सिकम। दूसरा क्या है? कॉलम। और तीसरा क्या है? रेक्टम। अब ये वाली बात याद हो या नहीं हो तो चलेगा, लेकिन काम जरूर ध्यान में रखिएगा। सिकम, कॉलन और रेक्टम। आप जो पानी पीते हैं उसका जमाव इस वाले भाग में होता है। पानी पीते हैं ना, पानी पीने के बाद में पानी का जमाव इसी भाग में होता है, कॉलन वाले भाग में। रेक्टम मलाशय है, जिस भोजन का पाचन नहीं होता। अच्छा, भोजन को सर्वाधिक पचाने का कार्य छोटी आंत का है। जिस भोजन का पाचन नहीं होगा वो कहां आएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत है वो रेक्टम के माध्यम से भोजन का बहिक सेपन कर देता है। भोजन का बहिक सेपन विष्टा के माध्यम से करता है। और यहीं से एक सवाल निकल के आ रहा है, विष्टा। तो विष्टा जो है उसका कलर ब्राउन क्यों होता है? विष्टा नोट कर लें। एक दिन एक बच्चे ने भी पूछा था ना, किसने था? विष्टा। जिस भोजन का पाचन नहीं होता वो बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत उसको रेक्टम यानी मलाशय के द्वारा बहिक सेपित कर देते हैं। किसके माध्यम से? विष्टा के माध्यम से। और विष्टा का रंग भूरा क्यों होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा, एक वर्णक होता है स्टरकोबिलिन। कौन सा होता है? स्टरकोबिलिन। और इसी के कारण विष्टा का रंग भूरा नजर आता है, स्टरकोबिलिन। ठीक है, हो गई बातें क्लियर? अब बताओ कोई दिक्कत हो तो? इसमें तो कुछ ज्यादा सवाल है नहीं। छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन सबसे ज्यादा। बड़ी आंत खनिज लवण का अवशोषण करने का कार्य करती है। इसके 3-3 पार्ट है, और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। तो ये तो थे अंग। ये क्या थे? सारे के सारे अंग थे। अब प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा, निम्न में से पाचन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग है? जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं और देखना चाहूंगा किसका आंसर सही आ रहा है। एक सवाल लिखता हूं, निम्न में से पाचन तंत्र का, आपने पढ़ा है, पाचन तंत्र का भाग है। ये पीछे वाले बताना जरा क्या आंसर होगा इसका। ऐसा सवाल एग्जाम में मिल सकता है आपको, या फिर क्रम पूछा जा सकता है। आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि दिया गया क्रम बताओ कौन सा सही है। और ऐसा सवाल श्वसन तंत्र का पूछा गया है। श्वसन तंत्र में पूछा गया, अंग दिए गए, उसके क्रम दिए गए, और पूछा गया इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो इसमें भी आ सकता है, क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे ऊपर आपका मुख आएगा, मुख के बाद में आपकी ग्रसनी, फिर ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, याद है, और मलाशय।
ये याद करना है आपको, पाचन तंत्र का भाग नहीं है, आपको बताना है। मलाशय, अच्छा पाचन तंत्र का भाग है ये बता दो, कोई बात नहीं है। अब कईयों की दिक्कत आती है, बिल्कुल आती है, कई तो आंसर दे नहीं पाएंगे। अब ये तो मैंने आसान सा सवाल दिया इसलिए सबका आंसर सही आया है। पाचन तंत्र का भाग है, मलाशय है क्या? जी बिल्कुल है, मलाशय तो है पाचन तंत्र का भाग। अभी आपने पढ़ा था, क्षुद्रांत्र है कि नहीं? जी है, छोटी आंत कहते हैं इसको। अमाशय, स्टोमच, अमाशय जिसमें कौन सा एसिड स्रावित होता है? HCl। कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती है? ऑक्सेंटिक। हाँ, भोजन है वो क्षारीय माध्यम से अम्लीय माध्यम में आ जाता है। यहाँ जब खाते हैं तो क्षारीय माध्यम होता है, और जैसे ही आमाशय में आएगा अम्लीय माध्यम हो जाएगा, क्योंकि आमाशय में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी वाले होंगे, सभी के सभी होंगे। क्लियर हो गई यहां तक बातें? तो यहां तक के पार्ट ये कल की क्लास में भी हल्का हल्का आपने पढ़ा था। अब इसके बाद में इसमें आएगी ग्रंथियां। दूसरा पार्ट क्या है? ग्रंथियां। अब नोट कीजिएगा, पहला पार्ट था अंग और दूसरा पार्ट क्या है? ग्रंथियां। ये किसके भाग है? पाचन के, पाचन तंत्र के ही भाग है, जिसमें अंग और ग्रंथियां शामिल है। और ग्रंथियां 3 है, ये भी ध्यान रखना। एक तो होगी लार ग्रंथि, दूसरा लीवर ग्लैंड है, और तीसरी बताओ? अग्नाशय। और इसको आप कर लें अति महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पाचन तंत्र के ही भाग है। पाचन तंत्र के 2 भाग है, फिर बता देता हूं। एक तो अंग है जिसमें आपने जाना मुख, जाना ग्रसनी, ग्रास, नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे के सारे अंग है। और बाकी ये वाले पार्ट है ग्रंथियां जो पाचन का काम करती है। ठीक है, लार ग्रंथि। और ये आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न, लो भैया क्या सवाल पूछा गया था? आर्मी की एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, और सवाल पूछा गया कि लार ग्रंथि कितनी जोड़ी है? 3 जोड़ी। ये सवाल पूछा गया था। सवाल एग्जाम में ये ऐसे ही बनते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आपको पढ़ने का तरीका नहीं होता। पढ़ लेते हैं बहुत सारी चीजें, पूरे दिन बुक्स को लेके बैठे रहते हैं, पता नहीं है कि यहां से सवाल क्या बन रहा है। तो स्मार्ट स्टडी का आप प्रयोग करें, रणनीति अपनी सही बनाएं। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, और PYQ ये आपको पता होना चाहिए कि पिछली एग्जाम में सवाल कहां से पूछा गया था और उसका लेवल क्या था। हाँ, हालांकि साइंस का लेवल बहुत टफ था पिछले एग्जाम में, बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन हमने उसकी डिटेल तैयारी करवाई थी पिछली बहुत ज्यादा गहराई से, तो इसलिए बच्चों के क्वेश्चन बहुत अच्छे सही हुए, इसीलिए तो सिलेक्शन हुई है सबसे ज्यादा। ऐसे ही थोड़ी है कि नहीं? नहीं तो बैठे रहते। 3 जोड़ी ये सवाल आर्मी की एग्जाम में पूछा गया है सीधा सीधा। कौन कौन सी है? कर्ण पूर्व, अधोजंब और अधोजिह्वा। यदि आपसे पूछा जाए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो वो भी नोट कर ले, मैं लिखवा देता हूं। एक तो है आपके कर्ण पूर्व, क्या है? कर्ण पूर्व। दूसरी है अधोजंब, क्या है रे? अधोजंब। और तीसरा पार्ट कौन सा है? अधोजिह्वा। अधोजिह्वा। और यही सवाल आर्मी अग्निवीर के पेपर में, अग्निवीर उस समय नहीं था, उस समय आर्मी कहते थे सीधे, अब तो अग्निवीर बन गया। तो ये आर्मी वाले पेपर में ऑफलाइन भर्ती में ये सवाल पूछा गया था, जब ऑफलाइन एग्जाम लगा करता था। सवाल पूछा गया कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, तो लार ग्रंथियां हैं वो 3 जोड़ी पाई जाती है, जोड़ी, इसका मतलब 6। कर्ण पूर्व, अधोजंब और अधोजिह्वा। ये कर्ण पूर्व है, पैरोटिड ग्लैंड, कुत्ते में पाई जाती है। और कुत्ते में यदि ये कर्ण पूर्व पैरोटिड ग्रंथि खराब हो जाए तो उसको हम पागल कुत्ता कहते हैं। और पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? रेबीज होता है। हाँ, और रेबीज के टिक्के की खोज किसने की?
लुई पास्चर ने। यस। चेचे के टिक्के का आविष्कार किसने किया? याद है जी। इसके अलावा पोलियो के टिक्के की खोज जॉनस सॉक ने। आपको सारे सवालों के आंसर याद है। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस। अब यहां से एक सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, वो रहेगा, अच्छा ऊपर वाले थे ना, ये कल की क्लास के क्वेश्चन थे, कल तक पढ़ा था हमने, नॉर्मली पढ़ा था। यहां से सवाल पूछा जाएगा, लार से क्या स्त्रावित होता है? तो लार से एंजाइम स्त्रावित होते हैं। क्या स्त्रावित होते हैं? एंजाइम। लार से एंजाइम निकलते हैं। अब वही प्रश्न यहां से मैं पूछ रहा हूं जो आपको बताना है। अब ये एंजाइम जो है इसको कौन स्त्रावित करता है? बताओ भैया जी, लार से जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं उनको कौन स्त्रावित करता है? आपके दिमाग में जब भी एंजाइम आए ना, क्या करना है? एंजाइम जब भी आए तो याद रखिएगा ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां स्त्रावित करती है। इसका मतलब लार ग्रंथि बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? इससे पहले वाली क्लास आपने पढ़ी, उसमें बताया था अंतःस्त्रावी, जिसमें आपने हाइपोथैलेमस, पीयूष, अग्नाशय तो मिश्रित ग्रंथि है। इसके अलावा आपने पढ़ा थायराइड, पैराथायराइड, ये सारे के सारे पढ़े हैं। नर हार्मोन कौन सा है? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लार से क्या स्त्रावित होंगे? एंजाइम। कौन कौन से होंगे? लाइपेज। इसके अलावा कौन सा है? टाइलिन। एमाइलेज और लिखना है क्या? लो एक एमाइलेज और लिखता हूं। अब मेरी बात को सुनना। अब पीछे आप जैसे इनको पढ़ोगे ना तो एज आपको महसूस होगा कि इसमें एज की मात्रा बन रही है। देखो लाइपेज एज आ रहा है, एमाइलेज एज आ रहा है। जब भी एज आपको नजर आए तो तुरंत आप एंजाइम कर देना, कोई बात नहीं है। टाइलेन को ही एमाइलेज कहते हैं। ये वाला पार्ट है ना, ये इसी को एमाइलेज कह देते हैं ज्यादातर। समझे क्या? जिसमें एज की मात्रा आए वो सारे के सारे एंजाइम होते हैं। समझ गए? और एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया? तो ये प्रश्न बन गया। लो इसको डिब्बे में लिख देता हूं मैं। एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया? ताला चाबी सिद्धांत। बताओ भैया, आंसर करो। ये बादल वाले सवाल अलग से नोट करना, बादल बना के इंपोर्टेंट है। एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया? वैज्ञानिक खोज मैंने बहुत सारी लिखाई है आपको, खोजें लिखाई है। रेडियो का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार, परमाणु भट्टी का आविष्कार है, रिवॉल्वर का आविष्कार, बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं। तो यहीं से निकल के आ रहा है एंजाइम का सिद्धांत, ताला चाबी सिद्धांत एमिल फिशर ने दिया है। किसने दिया रे? एमिल फिशर ने। याद आया? हाँ, ग्रह वाला टॉपिक चल रहा है, उस समय भी आपको बताया। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे दूर कौन सा है? देखो अंगुलियों पे याद हो रखे हैं आपको सारे। बसपा की मायावती सेव खाती है। याद आया क्या कुछ? ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन, ये सारे के सारे क्या है? एंजाइम है। कहां से स्त्रावित होते हैं? लार से। ठीक है, लार से स्त्रावित होते हैं। और लार भोजन को लसलसा चिपचिपा बना देती है, जिसे काइम कहते हैं। काइम क्या कहते हैं? काइम। कई बार आपसे पूछा जाता है काइम क्या है, तो काइम भोजन का लुगदी रूप है। क्या है? लुगदी। भोजन को आप चबाते हैं, हाँ, भोजन को बार बार चबाना चाहिए। जितना चबाओगे उतना मीठा लगेगा। चेक कर लेना आप, जितना आप भोजन को चबाओगे उतना ही मीठा बनेगा। तो कागज क्या है? इसकी भोजन की लुगदी क्या कहलाएगी? काइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
काइम कहलाएगा। याद रखिएगा, भोजन की लुगदी को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। भोजन की लुगदी। अब लुगदी आप समझ गए ना क्या है? भोजन को चबाना, बार बार चबाने को काइम कहेंगे। भोजन लसलसा चिपचिपा बन जाएगा और ये काम लार करता है, इसको बोलस भी कहते हैं। और बोलस को क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। कई ऐसे वर्ड होते हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, फिर गलत कर देते हैं। भोजन की लुगदी, बोलस या काइम। भोजन को चबाना, बार बार चबाना, काइम कहलाता है। समझ गए? तो यहां से यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो पहले पूछा हुआ प्रश्न तो ये है कि लार है, ये आपकी कितनी जोड़ी ग्रंथियां हैं? तो 3 जोड़ी है। नाम पूछा जाए तो कर्ण पूर्व रहेगा, अधोजंब और अधोजिह्वा। ठीक है जी। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है, ये इंपॉर्टेंट है, लार से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? लाइपेज, एमाइलेज और टाइलिन। तो इसकी कहानी हुई खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। यकृत, हाँ, दूसरा क्या है? यकृत है। यकृत में क्या ध्यान में रखना है? यकृत क्या है? यही लिखवा दूं क्या? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला प्रश्न ये आएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला प्रश्न तो ये बनेगा। ये लो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा यकृत। लेकिन कई बच्चे गलत कर देते हैं। और गलत कब होता है? ये गलत तब होता है जब सवाल पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आंसर थायराइड होगा। क्या होगा? थायराइड। ध्यान में रख लेना इस बात को। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि पूछा जाए, थायराइड है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए, लीवर है। ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। काम क्या है इसका? कौन बताना चाहेगा? गौरव बताओ, क्या कार्य होता है लीवर का? क्या काम है ह्यूमन बॉडी में? पीतरस का निर्माण करता है। क्या चीज है? यस, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यह भी ध्यान में रखना। अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। हाँ जी, क्या चीज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। किसने बोली रे? किसने बोली? हाँ, अपना कल का टॉपिक रहेगा ब्लड, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे ब्लड वाले में से। हाँ, तो यहीं से एक बात निकल के आ रही है कि भ्रूणावस्था में है ना, भ्रूणावस्था जो होती है, भ्रूणावस्था में किसका निर्माण होता है रे? आरबीसी का। और ये कल की क्लास में हम जानेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से क्या है, खून के बारे में सारी की। कल का टॉपिक अपना रक्त परिसंचरण तंत्र ही रहने वाला है। तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। किसका? आरबीसी का निर्माण। यस, एल्कोहल जैसे जहरीले पदार्थ है उसका अवशोषण करने का काम भी लीवर करता है। कौन करता है? लीवर। और जो शराब पीते हैं ना, उनका लीवर खराब भी होता है। हाँ, सबसे ज्यादा अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। अनुमस्तिष्क जानते हैं ना आप? मस्तिष्क का पार्ट है, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और ये पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का भाग होता है आपके अनुमस्तिष्क, जो हम पढ़ेंगे आपके मस्तिष्क वाले टॉपिक में, है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक आने वाले हैं आप। हाँ भाई है। तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? यकृत। हालांकि आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है जी। तो ये वाली बातें ध्यान रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया मनुष्य के मूत्र के रूप में उत्सर्जित होती है। ये भी आपको पता है। मनुष्य मूत्र के रूप में किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। मूत्र का रंग कई बार पीला नजर आता है, यूरोक्रोम के कारण। गर्भावस्था में जो स्त्रियां होती है उनके मूत्र में एक विशिष्ट गंध आती है, वो किसके कारण आती है? आंसर करना क्या है?
और हाँ यस क्रिएटिन, ठीक है। और तीसरा और अंतिम पार्ट आपके सामने बच रहा है, वो है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि कौन सा पार्ट है? अग्नाशय ग्रंथि। और आज वाले टेस्ट में आपको बहुत सारे प्रश्न यहां से देखने को मिलने वाले हैं। अग्नाशय ग्रंथि याद रखिएगा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नहीं, नहीं है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। कौन सी है जी? अग्नाशय। अब जैसे ही नाम आया मिश्रित, अब मिश्रित का मतलब मिश्रण, तो हार्मोन भी होंगे और एंजाइम भी होंगे। समझ में आ गई बातें? मिश्रित का मतलब क्या होता है? एंजाइम भी होता है और प्लस क्या होता है रे? हार्मोन भी होता है। अब देखो, अब कईयों का आंसर गलत आने वाला है। हार्मोन कौन स्त्रावित करता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। एंजाइम कौन स्त्रावित करते हैं? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। समझ में आ गई बातें? ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है पता है ना? सबको मालूम है। अग्नाशय ग्रंथि से 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। पहली है आपके अल्फा कोशिका। कौन सी है? अल्फा कोशिका। दूसरी कौन सी है? बीटा कोशिका। और तीसरी है गामा कोशिका। गामा कोशिका। अब ये वाले दोनों आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है जितना ये, जितना ये याद करना है, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। सवाल पूछा गया था आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है ना। ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन इस बार आपके ये भी पूछा जा सकता है कि मधुमेह रोग किसके कारण होता है? बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। नोट कर लें इस बात को। आपसे सवाल पूछा जाए अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है? तो बीटा कोशिका। और बीटा कोशिका में भी लैंगरहैंस द्वीप की कोशिका। कौन सी? लैंगरहैंस द्वीप की। याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन। अब बताओ, और यदि इंसुलिन हार्मोन ब्लड में इसका स्त्राव सही नहीं है, यानी इसका स्त्राव कम हो रहा है, ब्लड में इसका स्त्राव सही नहीं हो रहा इंसुलिन हार्मोन का, तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। और उस रोग का क्या नाम है? मधुमेह, जो वर्तमान में ज्यादा ही चल रहा है। अभी ज्यादा चल रहा है डायबिटीज जिसको कहते हैं आप, शुगर। तो शुगर की बीमारी किसके कारण होती है? इसी के कारण होती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होगा? क्या होगा भैया? मधुमेह रोग होगा। कौन सा? मधुमेह। अब आपसे सवाल पूछा जाए इंसुलिन के अल्प स्त्राव से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। और मधुमेह को ही हम क्या कह देते हैं? मधुमेह को ही हम क्या कह देते हैं? डायबिटीज कह देते हैं। और डायबिटीज ही क्या कहलाता है? शुगर कहलाता है। ये लो, तो भी है ये, इसका स्त्राव सही नहीं होता ब्लड में, तब ये रोग होता है डायबिटीज। हाँ, कई तो परेशान हो जाते हैं डायबिटीज में कई बार क्या होता है कि जब पेशाब का उत्सर्जन किया जाता है तब वहां पर चिंटियां लग जाती है। तो कई तो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मुझे डायबिटीज है। डायबिटीज ऐसे रोगी को डॉक्टर मीठा कम खाने की सलाह देता है। पता है ना? शुगर, मधुमेह, डायबिटीज या शुगर इंसुलिन के अल्प स्त्राव से होता है। और इसका सीधा संबंध कहां से है? इसका सीधा संबंध आपके रहेगा बीटा कोशिका से। और ग्रंथि यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित है तो इसका मतलब एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होंगे। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डाइजेशन सिस्टम था, आपका पाचन तंत्र था। और पाचन तंत्र से संबंधित कुछ विकार भी आप नोट कर लें।
पाचन तंत्र से संबंधित कुछ रोग भी होते हैं, वो भी आप जरूर ध्यान में रख लेना। पाचन से उत्पन्न विकार नोट करें, पाचन से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार कौन से विकार है? यानी यदि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में खराबी है, मिस्टेक है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, पाचन तंत्र सही से कार्य नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति में विकार होते हैं। और ऐसे विकार कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपके कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको आप कहते हैं कब्ज। क्या कहते हैं? कब्ज की बीमारी। क्या हुआ? क्या चीज है? ओ नहीं 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 नहीं, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सिगरेट का सेवन करते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, आप सबको पता है। सिगरेट के धुएं में कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे जहरीली गैस है। सबसे जहरीली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कहां पाई जाती है? सिगरेट के धुएं में। अब तनसुख पी रहा है, इसके पास में बैठा है ये, तो इसको नुकसान ही है, और क्या है? भैया जी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति सिगरेट का सेवन करते हैं उसको ही नहीं, उसके पास में जो व्यक्ति बैठते हैं उसको भी नुकसान होता है। अब जो धुआं निकाल रहे हैं तो उसकी दूसरे के नासा छिद्र से अंदर जा रहा है, तो उसको तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, सबसे जहरीली गैस है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पाचन तंत्र से संबंधित विकार जो रहेगा वो एक तो आपके कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज। इसके अलावा बताओ, और बताओ कौन सा है? वही है, सेम है। हाँ, सारे नुकसानदायक है, धूम्रपान सब नुकसानदायक है। गुटके से भी तो होता है, गुटके में सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। जो गुटके का सेवन करते हैं उसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती है। अंत में ऐसी स्थिति आती है कि उसका मुंह खुलना बंद हो जाएगा, जबड़ा कठोर हो जाएगा, खाना खाने में समस्या होगी। जो गुटके का सेवन करते हैं उनके लिए बताया मैंने। और आपके तो आर्मी में मेडिकल उसका टेस्ट भी है, अंगुलियां अंदर डाली जाएगी। हाँ जी, कब्ज हो गया। इसके अलावा बताओ भैया, बताया नहीं अभी तक। क्वासियोरकोर कौन सा है? और इसके अलावा मैरस्मस भी है। कौन सा है? मैरस्मस। अच्छा, आप सबको पता है ये दोनों प्रोटीन की कमी से उत्पन्न विकार है, प्रोटीन वाले, याद है क्या? और ये अभी हाल ही में राजस्थान में आरएस जैसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था, क्वासियोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। बड़ा आसान सा सवाल है, आसान ही है। हमने विटामिन में पढ़े थे, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, बी से, सी से, ये सारे पढ़े हैं। उस समय आपको प्रोटीन का भी बताया गया था कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो क्वासियोरकोर होता है और मैरस्मस होता है। और क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि ये वाला जो रोग है ना, क्वासियोरकोर, इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है। छोटा बच्चा होता है, उसका पेट फूल जाता है। हाँ, और ये ज्यादातर 1 वर्ष से ज्यादा वाले बच्चों में होता है। जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा है उन बच्चों का कई बार पेट फूलने लगता है। हाँ, क्वासियोरकोर है। मैरस्मस ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है और उनकी आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है गोरा हो रहा है। गोरा नहीं हो रहा, वो उसमें ब्लड की कमी हो रही है, खून की कमी। समझ गए? हाँ, ऐसा मत समझ लेना आप। तो ये प्रोटीन पाचन से संबंधित कुछ विकार रहेंगे आपके, जैसे क्वासियोरकोर है, मैरस्मस है, ये रोग है भैया जी, रोग। और जैसे आपके कब्ज है, यही है। हाँ, इसका सीधा संबंध यहीं से है, पाचन से। हाँ, खूब है। तो हाँ, समय अपना लगभग समाप्ति की ओर है, तो आपके सामने मैं कुछ प्रश्न रखूंगा, आंसर करना।
करना भैया, आंसर करना। एक सवाल लेता हूं, आंसर करना, ठीक है। और ये सवाल मैं ले रहा हूं आपके पीछे वाले टॉपिक से, ताकि याद है कि नहीं, आप भूल गए कि याद है। देखते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन के अभाव से होता है? देखना चाहेंगे कि इसका आंसर कौन सही बताता है। अब जैसे ही नाम आया विटामिन, तो आपको पता हो गया कि विटामिन से संबंधित विकार रहेगा। तो कौन सा है आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? यदि मान लीजिए कि ये आपकी आर्मी की एग्जाम में प्रश्न आया है, तो आप इस प्रश्न का क्या उत्तर करके आओगे? निम्न में से कौन सा विकार विटामिन के अभाव से होता है? और आपको पता चला होगा कि आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था अभावजन्य रोग। क्या पूछा गया रे? हाँ, लिख लेना आप, अरे नोट कर लेना, कॉपी के ऊपर वाले भाग में लिख लेना अभावजन्य रोग। ये आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। अभावजन्य रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से। ये सवाल पूछा हुआ है, अभावजन्य रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से होता है। ये सवाल याद रखना, पूछा गया है। तो यहां आपके सामने प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन के अभाव से उत्पन्न रोग है? बताओ कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा? बताओ। बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्वासियोरकोर अभी आपने पढ़ा, ये किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से होगा। किसकी कमी से होगा? ये प्रोटीन की कमी से होगा जी, बिल्कुल। इसके बाद में लिखा हुआ है मैरस्मस, ये भी किसके अभाव से होता है? प्रोटीन के अभाव से। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है जी? सबसे अधिक प्रोटीन आपके किसमें होता है? दाल में होता है। किसमें होता है? दाल में। और दाल में भी यदि आपसे पूछा जाए तो फिर सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन। सोयाबीन की दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें है, तो दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। और दाल में भी पूछा जाए कौन सी दाल है, तो सोयाबीन है। अब एक और लिखा है हाइपरग्लाइसीमिया, ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। अब कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? चावल में होता है। सवाल आपसे पूछा जाता है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से? तो चावल होता है, गुड़ होता है, आपके ग्लूकोज है, आलू है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होगा। एक ऑप्शन आपके सामने बचा हुआ है पेलेग्रा, और पेलेग्रा जो रोग है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा। और इस रोग में क्या होता है? होठ और त्वचा पर क्या आ जाती है? पपड़ियां आ जाती है। तो ये वाला रोग ध्यान में रखिएगा, आपके किसकी कमी से होगा? विटामिन। और यही सवाल पूछा गया था विटामिन, तो ये आंसर रहेगा पेलेग्रा।
ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।